Hello everybody, greetings from Heart Care Foundation of India and MedTalks. मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल and you are watching Health Patrol Chat with Dr. KK. And today I have a special guest with us, Dr. Sunila Garg, and we will be chatting with her also. This is non-stop 330th edition with 1724th COVID episode. So we'll continue our discussions. आप लोगों को बुलाएंगे भी और आज थर्सडे का हमारा स्पेशल एडिशन होता है. मेरे साथ में है डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एंड आई आल्सो हैव विद मी अंशिका फ्रॉम हेल्थ पेट्रोल. तो आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है. कुछ नई चीजें आपको बता दें बिफोर वी इंटरेक्ट. नंबर 1, सुनीला जी, एक खबर जो NIH की आई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक हम ये कहते थे कि सर्जिकल मास्क इज बेटर देन कपड़ों का मास्क, बट नाउ दे आर सेइंग कि कोई भी मास्क हो, क्योंकि आपको पहनने के बाद वो ह्यूमिडिटी करता है तो उसमें वायरस का इफेक्ट, एंटीवायरल इफेक्ट ज्यादा आ जाता है. दूसरा चीज जो उन्होंने बताया है, एक और लंदन वाले अब ह्यूमन चैलेंज कर रहे हैं, उनकी एथिक्स कमेटी ने पास कर दिया है. तो 90 वॉलंटियर्स को वो मिनिमल डोज देंगे वायरस की, ये देखने के लिए कि किस डोज में वायरस इन्फेक्ट करता है. जब उनको वो डोज मिल जाएगी तो फिर वो वैक्सीन देने के बाद में वो डोज लोगों को देंगे देखने के लिए कि वैक्सीन काम करता है कि नहीं करता. आपको क्या लगता है इसके ऊपर में, जो ह्यूमन चैलेंज जो अब रियलिटी होने जा रही है, जो यूके वाले डे 1 से बात करते आ रहे हैं कि हमें ह्यूमन चैलेंज की स्टडी करना चाहिए? सुनीला जी. Yeah, definitely. I think it is one of the things which needs to be, after going through the ethical committees and all, this should be taken up. And I feel that's an important decision that, we need to look at in, calculated doses, how much virus, can be injected so that it can only be sufficient to stimulate the immune response. So that is how we are working on the vaccines also. तो इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा करके. तो मैं इस बात से सहमत भी हूं करके, पर एथिकल कंसिडरेशंस को हमको देख लेना चाहिए पहले. दूसरा एक सवाल है कि ऐसा बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार अपने आप वैक्सीन ना दे के बाहर दे रही है. इज इट द कोवैक्सीन कमिटमेंट और इज इट ए पॉलिटिकल? एक तो है हमारे को कि हर कंट्री जो वैक्सीन बना रही है उनको 50% वैक्सीन कोवैक्सीन को देना है, विच इज ए इंटरनेशनल कोलिजन, जिसके अंदर में आपको उसको देना है. जैसे कि बोला गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट 7 करोड़ वैक्सीन बना सकता है साल के, उसके हिसाब से उनको 50% दे हैज टू गो टू द कोवैक्सीन. तो फिर हमारी कंट्री का अगर सिर्फ 3.5 करोड़ अवेलेबल हैं वैक्सीन, तो पूरी इंडिया को हम वैक्सीनेट कैसे करेंगे? 35 करोड़ को कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से तो देयर इज समथिंग नोन एज वैक्सीन नेशनलिज्म. साथ साथ हमें अपनी कंट्री की भी प्रायोरिटी को देखना है, एंड एट द सेम टाइम हमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से कोवैक्स या फिर उन कंट्रीज को भी देखना है जहाँ पे कि माइग्रेंट पॉपुलेशन है या डिफिकल्ट एरियाज है, एंड साथ में अपनी नेबरिंग कंट्रीज को भी देखना है. सो हमारे पास में एज ऑफ टुडे आई कैन सी कि शुरू से जो कि हम देखते आ रहे हैं कि केवल 2 वैक्सीन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होंगे. वी हैव टू रिलाई ऑन मेनी मोर वैक्सीन्स
जैसे कि हम स्पुतनिक की बात कर रहे थे या ज़ाइकोविड वैक्सीन की बात कर रहे थे. सो इस तरह से वी विल नीड 5 मोर टाइप्स ऑफ वैक्सीन सो दैट कैन मीट इंडियन डिमांड. और ये हमने देखना है कि अभी हमारी डिमांड जो है केवल शुरू में हम बात करें 30 करोड़ की, ग्रेजुअली जो है हमें जाना है 80 करोड़ यानी कि 160 डोजेस का. सो जो कि ये हम फेज मैनर में करेंगे. अभी अगस्त तक हमारी डिमांड जो है हम लोग वी आर एड्रेसिंग 30 करोड़ पीपल. और मैं मानती हूँ कि इसमें से अगर 70% या से ऊपर अगर लगा लेंगे, लगभग 70%, तो ये एक मैं अच्छा कवरेज मानूंगी फ्रॉम अ कम्युनिटीज पर्सपेक्टिव. सो ये चीज देखने वाली है. सो हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतनी वैक्सीन हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे अपने देश के लिए, और जो कि बाय द टाइम वी विल हैव अदर वैक्सीन आल्सो. नहीं, मेरे को बोला गया है किसी ने कि इनकी कैपेसिटी ही 7 से 8 करोड़ है पर ईयर की, तो ये 30 करोड़ वैक्सीन हमें कहाँ से दे देंगे? नो, आई डोंट थिंक सो. यू सी, जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, दे सेड कि वो हमारी क्षमता बिल्कुल काफी है कि हम लोग दोनों कंपनीज मिला के, वेदर कोवैक्सीन है या हम बात करते हैं कोविशील्ड की, एंड कोविशील्ड की अभी कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि अभी हम उस वैक्सीन में, कोवैक्स में अभी हम ट्रायल मोड में चल रहे हैं. सो इसलिए थोड़ी सी लोगों की हेजिटेंसी भी इस तरफ ज्यादा है, और हम अभी मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी उतनी ज्यादा नहीं कर रहे हैं. परंतु जैसे ही मैं देखती हूँ कि अगर हमारे को कोवैक्सीन का हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है दैट वी कम आउट ऑफ दिस ट्रायल मोड, तो हम इसको भी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर पाएंगे और ये सफिशिएंट जरूर होगा. बट एज ए सेड कि जैसे हम आगे, बहुत सारे डॉक्टरों ने हमें फोन किया कि हमने पहली डोज कोवैक्सीन की ली थी और अब हम वेट कर रहे हैं कि बोला गया था कि 10 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा कोवैक्सीन के ट्रायल का. अब हम बंद गए हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है. ऐसा ना हो कि हम दूसरा वैक्सीन ले लें और बाद में पता लगे कोवैक्सीन काम ही नहीं कर रही. नहीं, ट्रायल तो देखिए बेसिकली अब हमारे दिल्ली में अब ओवरऑल भी यू सी नाउ आई कैन नॉट से कि बेसिकली अगर हमारी सिचुएशन अब बड़ी ही फ्लूइड है. अब आज की डेट में हम देखें महाराष्ट्र से केसेस ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, एंड वो भी दे हैव कम आउट ऑफ फ्रॉम विदर्भ रीजन एंड ऑल दैट. हमारे केरला के केसेस काफी नंबर में बढ़ रहे हैं, बट फेज 3 का या इनके ट्रायल का कंप्लीट ना होने का एक रीजन ये भी था कि नंबर ऑफ केसेस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है. तो दे कैन नॉट सी कि कंट्रोल आर्म में या आपकी ट्रायल आर्म में कोई डिफरेंस है, क्योंकि केसेस ही नहीं आ रहे करके. सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. तो ये ट्रायल को खत्म होने में ज्यादा समय लेगा करके. सो आई फील के दे कैन डू अ मिड टर्म एनालिसिस एंड दे कैन, वो कम नंबर से, लेट्स से उनका 25,800 के करीब में डेटा था, तो वो उसको आधा नंबर लेके उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं. दे कैन कम आउट विद अ कंक्लूजन. क्योंकि जब हम आज कोविशील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका ज्यादा ट्रायल जो है, जो 22,000 के करीब है, वो बाहर हुआ है, और 1,000 के करीब ट्रायल जो है वो इंडिया में हुआ है. सो उसके बेसिस पे आज हम बात कर रहे हैं करके विद कोविशील्ड. बट कोवैक्सीन, जहां तक कि मेरा वो है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी को अगेन दे हैव टू रीलुक एट दैट एंड दे हैव टू सी कि मिड टर्म एनालिसिस हम करके किस तरह से वी कैन ओपन द वैक्सीन एंड लेट इट कम आउट ऑफ द ट्रायल मोड. मेरा एक और चीज है कि अभी जो खबर आई है यूके से, जो हार्वर्ड में छपी है, कि यूके का जो वायरस है, एंड दे हैव कंफर्म विद द रिपोर्ट कि वो वायरल लोड कम है लेकिन ड्यूरेशन लंबी है. वो कहते हैं कि नॉर्मल अगर वेरिएंट 10 दिन में ठीक हो जाता है तो ये इसकी जो शेड्यूलिटी है वो 20 दिन की है. एंड मे बी दिस रीजन वाई दिस वायरस इज स्प्रेडिंग मच मोर, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी कि 10 दिन में बाहर भेज दो, यूके वेरिएंट से उसे 20 दिन करना होगा. सो इस वक्त में जो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में फैल रहा है, वाई कांट इट बी यूके स्ट्रेन जो लोगों को पता नहीं लग रहा है, और या फिर 484 स्ट्रेन जो मुंबई में कुछ दिनों पहले दिखाई दी थी. इट कांट बी दैट इट हैज टू बी ए म्यूटेंट स्ट्रेन. और अगर ये म्यूटेंट स्ट्रेन है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये यूके स्ट्रेन से मिलता जुलता है, then you may have to change the policy of quarantining these people for 20 days and not the existing 10 days, because that's what the study has shown. डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक बताया. एंड अभी हमारा जो फोकस है वो हमारी 10 जीन सीक्वेंसिंग सेंटर्स पे है, तो सो दैट वी कैन गेट
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो 10 हमारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग सेंटर्स हैं, दे विल टेल अस द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। बट आपने जो ये बताया कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आज से गाइडलाइंस ट्रैवल की फिर से चेंज हो गई है कि हमें पहले RT-PCR कराना पड़ेगा, उसके बाद में हम ट्रैवल कर सकते हैं, और बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज भी आया है हमारी ट्रैवल गाइडलाइन में। बट हम लोग वैक्सीन म्यूटेशन का, वायरस म्यूटेशन का पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि ये यूके स्ट्रेन जो है, दिस इज ऑलरेडी कम इन, इसका कोई डिनाइल नहीं है। बट आपने जो राइटली बोला है कि इसका जो है सिवियरिटी कम है बट प्रोलॉन्गिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली दैट कैन बी मोर सीन इन मुंबई एंड ऑल दैट। बट इसके लिए हमें अपना जीनोमिक सेंटर जो है बहुत strongly we have to test all the cases whichever have had a history of travel, and also 5% of those cases who have come, who have developed the disease indigenously also, because पॉपुलेशन में भी म्यूटेशन हो रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। एंड NCDC is the nodal center for this overall thing for genomic sequencing. So this is a very, very important fact which you have brought to the highlight, that we have to strengthen our genomic mechanism so that हमें mutation का पता चलता रहे, because somewhere there has been laxity in this part, and UK only brought out this, that we are having mutation and all that, and we should be rather worried about, and they said that 4 people from Africa have also entered, and that means with the strain. So they are not disclosing the identity of that. So, but basically the important thing is that कि हमें बहुत vigilant होना पड़ेगा during the travel, and we have to keep all these things in our mind कि किस तरह से we have to prevent the spread of ये mutant virus. मेरे कहने का मतलब है कि जब तक ये लोग ये ना कंफर्म कर लें कि ये म्यूटेंट है कि नहीं है, दे कैन हैव ए पॉलिसी कि 10 दिन के बदले 14 दिन का या 15 दिन का आपको आइसोलेशन होगा। दे हैव टू, बिकॉज दैट्स व्हाट यूके हैज क्लियरली कम आउट कि दीज पीपल विल गो ऑन स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन लॉन्गर देन 8 days ऑफ ए रेगुलर वायरस। और अगर हम तीनों चीजों को देखें, 501 तो तीनों में कॉमन है, तो हो सकता है ये 501 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the longer duration of the shedding of the virus. That's what I'm trying to say. Maybe इन लोगों के ऊपर में हमारी जो पॉलिसी है कि हम इनके अंदर में स्टडी करके देखें, जो बॉम्बे के अंदर में है, कि इनका वायरस कितने दिन में नेगेटिव हो रहा है। हो सकता है आपको दिखाई दे कि मेजॉरिटी ऑफ देम 13-14 दिन में नेगेटिव हो रहा है, दैट में मीन ये नया स्ट्रेन है। या एस जीन टेस्ट करा के देखें, एस जीन टारगेट फेलियर है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं पर भी हम लोग सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी वी आर वेटिंग कि बॉम्बे में सबको दिख रहा है बढ़ रहा है, बट कोई क्लियर कट सामने आंसर ट्रांसपेरेंटली नहीं ला रहा। इससे पहले कि ये फैल जाए, फिर हम रेट्रोस्पेक्टिवली ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं है। इस वक्त में प्रोएक्टिव स्टेप तो लेने ही होंगे। अब जैसे सरकार कह रही है कि हम लॉकडाउन कर देंगे, मान लीजिए जब वो लॉकडाउन करने को तैयार है, मान लीजिए, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि 15 दिन का क्वारंटाइन कम से कम कर दिया जाए। 8 दिन के बदले 10 दिन की क्वारंटाइन को 14 दिन में शिफ्ट कर दो, 15 दिन में। ये भी ग्रेजुअली आई थिंक ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हमें बताएंगे कि वेदर वी नीड टू चेंज द पॉलिसी और नॉट। बट राइट नाउ मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि हमारी कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स में ढिलाई जरूर आई है। किसी अब कल हम देखें कि कितनी भीड़ थी लोकल्स में, मुंबई में वगैरह, कितने लोगों का चालान हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, और हमारे फंक्शंस के नाम पे वी से 50% लोग आएंगे पर हमारे कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं। सो एटलीस्ट SMS पार्ट में हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाएं, एंड गवर्नमेंट जरूर डेफिनेटली is keeping a close watch on the strains, and as and when it is required, जैसे कि आपने बोला कि we need to keep the quarantine for a period of 14 days, so उसको हमें देखना पड़ेगा। but we have to be very vigilant first of all about ये जितने भी हमारे mutant strains आ रहे हैं, so इनको देखते हुए हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये केसेस कौन से हैं और इन पे कितनी वॉच रखने की जरूरत है, ताकि ये हमारी साइड से डिसअपियर ना हो जाए। ज्यादातर हम ये भी देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली इनिशियली काफी डिलाई हमारी इसमें भी आई, क्योंकि पीपल जस्ट डिसअपियर्ड एंड इट वाज गवर्नमेंट को काफी डिफिकल्टी हो रही थी इनको ढूंढने में भी। तो ये डेफिनेटली आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि हम लोगों को इस क्वारंटाइन को प्रोलॉन्ग कर देना चाहिए, बट लेट अस वेट एंड जस्ट सी, बिकॉज गाइडलाइंस तो उसके स्थिति के अनुसार चेंज होती हैं करके। सो इसके अलावा दिल्ली का स्टेटस क्या चल रहा है अभी?
दिल्ली का स्टेटस क्या चल रहा है? प्राइमरली अभी तो वी आर टुवर्ड्स द डिक्लाइन ओनली। दिल्ली में तो बेसिकली अब कल भी कोई डेथ नहीं हुई, सो वी हैव सीन दैट एंड बट ये कोई इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, वी हैव टू बी विजिलेंट, आई विल से दैट वे, एंड वी हैव टू आल्सो सी दैट कीप अ वॉच ऑन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड एज आई ऑलवेज कीप टेलिंग कि हमारी जो इम्यूनिटी है ये सिर्फ वैक्सीन से ही आएगी, इन्फेक्शन से नहीं आएगी। सो we have to keep a watch on all the districts, क्योंकि इवन अगर हम सीरो प्रिवेलेंस का डेटा भी देखें, ये भी हमारी सारी सीरो प्रिवेलेंस में चेंज होता रहा है। मतलब जिसमें पहले 20 था उसमें बाद में 18 हो गया, या किसी में एकदम से जंप करके 40% हो गया, लाइक दैट वे। या अब हम जैसे निजामुद्दीन वाला एरिया है उसमें सबसे हाईएस्ट आया करके, जो कि बीच में बहुत ज्यादा कम हो गया था। So this is not a thing कि जिसमें हम अपने बैग्स पे पैड करें कि भाई दिल्ली में हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया। वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, एंड बिकॉज यू सी हमारी ज्यादातर फ्लाइट्स यहाँ पे आती हैं, तो हमें आरटीपीसीआर वगैरह टेस्ट की जो सुविधा है एयरपोर्ट्स पे, उसके लिए भी हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। सो I think this is the time to be very cautious and watch the situation in a very careful manner. At the same time, we have one of the major challenges immunization in front of us, जहाँ पे कि केवल हम लगभग 90 लाख लोगों को ही कर पाए हैं देश में। तो इसमें भी हमें बहुत ज्यादा अब हमारी धीरे धीरे वी हैव टू ओपन द कोविन ऐप ऑल्सो, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने ग्लिचेस पहले आ रहे थे कोविन ऐप पे वो ना आए, क्योंकि अब हम बात 26 करोड़ लोगों की करेंगे, ना कि केवल 4 करोड़ की, जिसमें कि हम लगभग 90 लाख से ऊपर हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। आई से टू बी वेरी प्रिसाइज अराउंड 95 लाख। सो जो है ये हमारा कुछ चीजें हमारी ध्यान देने वाली हैं, तो हमें इन चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा इन्फेक्शन प्रोफाइल चल रहा है, रेट चल रहा है, मोर्टेलिटी रेट चल रहा है, किस तरह से केसेस कहाँ से आ रहे हैं, एंड हॉस्पिटलाइज जो हमारे केसेस हैं उनका कितना ड्यूरेशन लग रहा है रिकवरी में। तो ये भी एक देखने वाली बात है। एक क्लैरिफिकेशन, बिकॉज 2 इश्यूज चल रहे हैं पब्लिक में। हर आदमी मेरे को इस 2:30 बजे के प्रोग्राम में एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 50+ पीपल। सो आज मेरे को फिक्की की एक मीटिंग में पता लगा, इट इज नॉट 50+ इन द सेकेंड फेज, इट इज 50+ हाई रिस्क इन द सेकेंड फेज। दैट मीन्स 50+ में भी जो हाई रिस्क है उनको सेकेंड फेज में लेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे देन 50+ लो रिस्क आएंगे। अगर आप 50+ हेल्दी हो तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी पहले कोमॉर्बिड विद। इज इट करेक्ट और इज इट? No, it is 60+, 50+ and less than 50 with comorbids। और दूसरी चीज ये है कि अभी हम जो रिलाई कर रहे हैं अपने इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा पोलिंग का डेटा उपलब्ध है, जैसे कि हमें बता दिया जाता है कि आप इस बूथ पे जाके पोल करके आए, तो वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस वैक्सीनेशन पॉइंट पे जाके आपको वैक्सीन लगाना है। तो वो डेटा पहले कोविन ऐप पे लोड हो जाएगा, जिसमें कि हमारे लगभग 70% लोग जो है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 30% के करीब लोग ऐसे भी होंगे जो कि बेसिकली बाहर के स्टेशन में जाके वोट करते हैं। तो वो लोग जब हमारे को इन्फॉर्मेशन आएगी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक होपफुली दैट शुड बी देयर कि हम कोविन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें बेनिफिशियरीज की लिस्ट में अपना नाम लोड कर पाएंगे, एंड स्पेशली जो कोमॉर्बिड्स हैं। इफ अगर हम आधार इसके साथ में ये हमारी जो एप्लीकेशन है, नो दिस वाज दैट आरोग्य सेतु ऐप से दिस विल बी लिंक्ड, एंड आरोग्य सेतु ऐप में ऑलरेडी हमारी कोमॉर्बिडिटीज है की लिस्ट है। सो या तो वो आरोग्य सेतु ऐप से हम लिंक करेंगे, या फिर इंडिविजुअल अगर डायरेक्टली अपने आप को अपलोड करना चाहे तो उसको फिर वो सर्टिफिकेट भी लोड करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि वो कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड साथ साथ हम लोग बहुत वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग बेसिकली जो है कि कहीं ना कहीं वी आर डीलिंग विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले हमने जब लिस्ट बनाई थी, ऑफ कोर्स वी विल मेक लिस्ट नाउ आल्सो, कि जिनका हमारे पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो भी अपनी उनकी हार्ड कॉपीज होंगी, ताकि हम लोग विदाउट एनी हैसल्स काम कर सकें। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टर अग्रवाल। वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमें एज
not only as physicians, public health experts, we have to address this also. क्योंकि आप देखिए कि कोई लोग कहते हैं कि आप 4 हफ्ते के अंदर आ जाइए, कई लोग कहते हैं आप 6 हफ्ते के अंदर आइए. बेस्ट कन्वर्जन इज सम पीपल विल से आफ्टर 12 वीक्स. परंतु अगर आप गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेंगे, हमें ये वैक्सीन रोल आउट करना है टिल द लास्ट लेवल. सो आम जनता या आम आदमी वो कैसे रिमेंबर करेगा? ये हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी अपनाया है कि हम 4 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर इसलिए बुलाते हैं कि उनको अपना आने का टाइम याद रहे, ताकि वो समय पे वैक्सीन ले लें. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम हम 2 वीक टाइम देके, एक्स्ट्रा टाइम यानी कि 4+2 वीक्स वी शुड कॉल द इंडिविजुअल सो दैट we can accelerate the rate of immunization for both the doses also, so that then only हम लोग आगे पहुंच पाएंगे. आपका सेकंड डोज कब आ रहा है? My second dose? My second dose was today, but I have delayed it for 2 weeks and I'll be taking after 2 weeks. Okay, so my second dose is coming on Sunday, so I'll be going on Monday and taking it on time. मैं उसको डिले नहीं कर रहा. और लास्ट टाइम पे भी मैंने लाइव किया था, इस बार भी लाइव करूंगा. सेकंड डोज को लेते हुए लोगों को बताऊंगा कि सेकंड डोज लेना कितना जरूरी है उसके साथ में. So, I spoke to the in charge microbiologist and she said that because I was of the opinion, and we have already done a master's course also, in which says, and IAP Pediatrics has also trained master trainers across, and they clearly say 12 weeks. But then, as you rightly said, that we should not be delaying, and we should not be deviating with the standard operating procedures. So I discussed with the microbiologist in charge of the vaccination point. She herself is also taking after 2 weeks, so we'll be taking after 2 weeks. But you see, as far as we are concerned, we are committed. I did my antibodies. My antibodies are negative, so therefore I am going ahead with it. क्योंकि मेरी antibodies बनी ही नहीं है, so फिर then I am not going to postpone myself, because अगर antibodies नहीं बनी है, so it is better to take it at 4 weeks. So I normally. Dr. Agarwal, this has also been coming out from, because there is one more organization जो कि आपको पता होगा, Organized Medicine Academic Guild, which is also having 15 associations, and I am the president-elect for that also, and it includes IAPSM, and then it includes Physicians Association, NSCTS, and all that. There are many associations in that, 15, including NIHFW and AIMS also. So that's where, when we discuss all this because role of different associations also becomes very important. So, a couple of people came out with this, that when they took this Covishield vaccine, they suffered from, lot of shivering and all that after that. And also, जैसे कि आपने बताया पहले भी कि it was more reactogenic than immunogenic. And in them also the antibodies have been negative. So they say maybe amongst those 30% people like that. Agreed. हम लोगों को तो as a doctors we are recommending them कि 3 हफ्ते के बाद में do your either S1 S2 dash on S antibodies or do a neutralizing antibodies test. और अगर नेगेटिव है तो फिर पोस्टपोन नहीं करो. अगर आपका मैं समझती हूं डॉक्टर अग्रवाल, आपका रिकमेंडेशन बहुत वैलिड है, बट हाउ इट विल रीच द लास्ट माइल? विल एवरीबॉडी हैव एक्सेस टू द एंटीबॉडीज? We will learn. See, at this moment we are learning. See, we learn when we have, suppose सारे डॉक्टर्स अपना डाटा बताते हैं, शेयर करते हैं, then we don't need to replicate them in the public, then we will know. See, for example, if we say 3 हफ्ते में एंटीबॉडी नहीं बनी, जल्दी ले लो, तो फिर हमें बार-बार लोगों के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. We will come to know कौन ऐसे लोग हैं. So what I'm trying to say is, unless you have the data available, we will not be able to interpret this. That's what I'm trying to say. Definitely, when I took the vaccine on that day also, I did my antibodies, and probably let me see after 2 doses how much is my response. But probably, my case that last January when I came back from York, at that time, there were a lot of cases, and the lady with whom I met, her parents were in Wuhan. So I had suffered from different kind of this thing. I had septal effusion and edema feet and all. And I remember at that point of time, you had pointed out that, Sunila, it is not CCF because of this reason. There is something else which you need to think of. But at that time, I couldn't think of COVID at that point of time. But retrospectively, I think that maybe it could be because of that. ओके, सो आज की डेट में वैक्सीन्स मैं तो मंडे को लगवाने जा रहा हूँ, एंड आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट जरूरत होगी तो तीसरा वैक्सीन भी लगना पड़ सकता है लोगों को.
इट्स नॉट Yes, like नेसेसरी। Zycobit and all, yeah. ये दो से काम चलेगा ये जरूरी नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो एटलीस्ट, डॉक्टर्स तो अपना न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डॉक्टर अरविंद लाल के यहाँ पे अवेलेबल है, दे शुड डू, जो करा सकते हैं वो तो कराएं, कुछ तो डाटा मिलेगा हमारे को, कुछ तो आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साथ में। सो इसके अलावा और क्या अंशिका जी आपके पास क्या सवाल पूछने को है? लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं? Hello, sir. So the topic for today is busting myths around fat loss and weight loss. And the first question from our side is, why do some slim people never gain weight no matter what they eat? Is it just metabolism or something else? बताइए सुनीला जी। I think basically कुछ औरतें कहती हैं मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ मेरा वजन बढ़ता जाता है, कुछ कहते हैं हम वजन खाते रहते हैं मेरा वजन ही कम नहीं होता। I think myths बहुत हैं. You see, basically it is some people will say मैं ज़्यादा fast करूँगी मेरा वजन कम हो जाएगा and all that. But you see, absorption of fat is even more when you are fasting also and eating after a long time. So ये भी I think कुछ हमारे बहुत सारे food fads हैं, particularly with regard to gaining of weight and all that. But that is, you know, and also there is a genetic predisposition also. You'll see that people from Maharashtra generally, you know, are you know of the you know, they are more lean as compared to people from this part, northern part of India. But what is more important is diet has got a very, very important role. Diet, and people will say we exercise, but after exercise, if you are eating bowls of ice cream and all that, or you are eating, you know, lot of sweets and all, you know, because all of us are fond of, you know, and we keep, you know, telling ourselves कि ये जो है हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली अब हम खा लेते हैं. No, main this thing is diet. You have to keep a balanced diet and you have to eat right calories depending upon the type of worker you are. You may be a sedentary worker. If you are a female, you require about 1800 to 1900 calories. If you're a moderate worker, you require about 2200 calories. And you know, if you're a heavy worker, you will require around, you know, 27 to 2800 calories. So calories का बहुत important role है, but these calories have to come from balanced diet. So that is very important. So ये कहना बहुत गलत है कि, you know, then those people otherwise वो पतले रहेंगे, but there will be central obesity, जो कि यानी कि पहुंच निकल आना and all that, आपको apparently वो पतले दिखेंगे, परंतु ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है बहुत डेंजरस है and which puts, you know, Asians at more risk of acquiring heart disease and all that. I feel that, you know, non-communicable diseases are, and we are sitting on the bomb of non-communicable diseases. तो दो चीजें हैं, एक तो जैसे सुनीला जी ने कहा नॉर्मल वेट ओबेसिटी, कि आपका वेट दिखने में नॉर्मल है, आपका BMI भी नॉर्मल है लेकिन पेट निकला हुआ है, दैट इज द नॉर्मल वेट ओबेसिटी. ऑन द कंट्रारी यू कैन हैव मोटे लोग विद नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोफाइल, उनके लिए वो मोटापा नहीं है. तो इनका एग्जांपल हम देते हैं हिरन से और हाथी से. जो हिरन पर्सनालिटी है, जितना मर्जी हिरन खा ले वो मोटा नहीं होगा, और हाथी जितना मर्जी कम कर दे खाना खाने को उतना ही रहेगा. सो दैट्स व्हाट सुनीला जी सेड, इज योर पर्सनालिटी. एंड आयुर्वेद वाले इसको वात एंड कफ पर्सनालिटी बोलते हैं. वात पर्सनालिटी वाले जितना मर्जी खा ले वजन नहीं बढ़ेगा, और कफा पर्सनालिटी वाले जरा सा भी खाएंगे तो दैट्स देयर बॉडी बिल्ट अप लाइक दैट. बॉडी का मेटाबॉलिज्म वैसे बिल्ट अप है. लेकिन उसके अलावा, लेकिन अगर आप एक्सेस खाओगे, ज्यादा खाओगे, तो सेंट्रल ओबेसिटी आएगी, और सेंट्रल ओबेसिटी आई तो फिर आपको दिक्कत होगा. तो रिमेंबर दैट यू कैन बी ओबेस, you can have obesity with normal weight and you also may not have obesity with overweight. कुछ लोग बचपन से ही हैवी वेट होते हैं तो वो उनको हम ओवरवेट नहीं बोलेंगे उसके साथ में. लेकिन अगर हम राजीव कपूर का एग्जांपल देखें, अभी जिनकी डेथ हुई है, जिनके भाई साहब ने बोला ये बिल्कुल हेल्दी थे, देखेंगे तो डबल वेट बढ़ा है उनका, डबल वेट बढ़ा है, वो वेट गेन है. वेट गेन अगर आपका हो रहा है 20 साल की उम्र के बाद में तो वो ओबेसिटी है. Even if you take example of Saurav Ganguly, देखने में वो बिल्कुल fit थे, but there are many other factors. You know, how was his food? How was his? You see, he may be, you know, loose in food, but he may be exercising. As I said, food is also one of the most important factors. So which, and also along with that stress and all, there are a lot of compounding factors जो कि हमारे non-communicable diseases को करते हैं. But we have to keep overall a very balanced lifestyle. That is important. So, सौरव गांगुली अगर आप बचपन का देखोगे और बात का देखोगे, उसका भी कम से कम 15 किलो वेट गेन होगा. तो मैं क्लासिकल आपको दिखाता हूँ वेट गेन, जिसे हम बोलते हैं
सपोज राजीव कपूर का हम लेके देखें, या देखिए ये पहले था और ये अब है, और आप बोलते हो वो हेल्दी है, तो ये जो सारा वजन इसका बढ़ा है इसके बाद में कम से कम 20 किलो वजन हमें यहाँ दिख रहा है, एंड दैट इज सफिशिएंट टू कॉज ओबेसिटी, दैट इज सफिशिएंट टू कॉज मेटाबॉलिक प्रोफाइल एबनॉर्मेलिटीज। तो उसी तरीके से सौरव गांगुली का भी कम से कम 15 किलो का वजन ज्यादा है, एंड उस वजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसके साथ में। और क्या है सवाल आपका? So moving from obesity and different personalities, we have a question on diet. Is it true that low-fat vegan diet that eliminates animal products and focus on fruits, vegetables, whole grains, and legumes has better outcomes for weight, body composition, insulin sensitivity, and cholesterol level as compared to most other diets like Mediterranean diet? मैं थोड़ा सा बोलूंगा, फिर मैं सुनीला जी का व्यू चाहूंगा इसके अंदर में। तो जब हम एक चीज ध्यान रखिए कि शेर नॉनवेज खाता है उसे हार्ट अटैक नहीं होता। ओके, जितने भी नॉन वेजिटेरियन जानवर हैं वो कच्चा मीट खाते हैं, उनमें से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। तो वो 20 मील रोज दौड़ते भी हैं। अगर आप मिलिट्री को लेके देखें, मिलिट्री को रोज 10 मील दौड़ाया जाता है, फिर मीट खाने को दिया जाता है। सो अगर आप रोज 10 से 20 मील दौड़ सकते हो और उसके बाद में नॉनवेज खाते हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सेडेंटरी लाइफ के साथ में इट इज बेटर टू बी वेजन विद ए सेडेंटरी लाइफ। लेकिन जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, इफ दे ईट ए नॉन वेज इट्स ओके बिकॉज दे कैन मेटाबोलाइज इट उसके साथ में। लेकिन आम आदमी हैज टू बी वेजन एज मच एज पॉसिबल। नो, वेजन का मतलब भी है वहां पर भी लिमिट है, वहां पर भी लिमिट है नेचुरल की। अगर आप वेजिटेरियन हो लेकिन खूब सारा रिफाइंड खा रहे हो वो तो बेकार हो गया। अगर आप खूब सारा जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल को हाइड्रोजनेटेड करके खा रहे हो तो वो नुकसान हो गया। तो वेजन ऑल्सो डजंट मीन कि आपने खूब सारा खा लिया। सो इट हैज टू बी डील विद हाउ यू मेटाबोलाइज, इट हैज टू बी पर्सन सेंट्रिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक। किसी को आप कार्बोहाइड्रेट कम करोगे, किसी को फैट कम करोगे, किसी को प्रोटीन कम करोगे, किसी को कैलोरीज कम करोगे, किसी को चारों करोगे। ये जो मार्केट में ड्राइज हैं ये सारे फैट्स हैं। कोई कहता है कीटो डाइट ले लो, कोई कहता है एटकिन डाइट ले लो, ये सब बेकार है। इट हैज टू बी जनरल, इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड टू ए पर्सन कि उसका ओबेसिटी का कारण क्या है, उसको हम देखेंगे। अगर उसका, मैं नॉर्मली कहता हूँ चीनी चावल मैदा ओबेसिटी है कि घी तेल मक्खन ओबेसिटी है, पहले ये तो देखो। अब चीनी चावल मैदा वाले को घी तेल मक्खन कम कर दोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी ओबेसिटी इज लिंक्ड विद सेंट्रल ओबेसिटी एंड फास्टिंग इंसुलिन। तो बिना इंडिविजुअलाइज किए ये जितने भी वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं ये यूं आएंगे। आप पैसा दोगे, जब तक पैसा दे रहे हो वेट कम होता जाएगा। जिस दिन आपका पैसा आपका मन से निकल गया कि अब तो पैसा वसूल हो गया, वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। सुनीला जी। और ये भी बिल्कुल आपको ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपका वेट कम हो गया तो कम ही रहेगा। अनलेस यू वर्क ऑन योर वेट, दैट मीन्स आपको डाइट का भी ख्याल रखना है। अनदर थिंग आपको अंशिका, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम नॉर्थ इंडिया की डाइट देखें, साउथ इंडिया की डाइट देखें, सो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन डाइट विच इज कुक्ड विद लॉट ऑफ ऑयल एंड ऑल दैट। एंड अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट है, इवन ज्यादा ऑयल हम उसमें यूज करते हैं। हम ज्यादा बिलीव नहीं करते कि हम बेक्ड फूड लें या हम ज्यादा वेजिटेबल, बिकॉज एक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, इनका एक अप्रोप्रिएट मात्रा में संगम मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा यू विल सी दैट कि मैं एक ही चपाती खा रही हूँ बट मैं लगातार वो उसको पराठे की फॉर्म में खा रही हूँ, तो एक चपाती तो आपको लगभग 70 कैलोरीज के करीब देगी, और आपकी बड़ी चपाती है, भाखरी चपाती है, जैसे महाराष्ट्र में लोग खाते हैं, तो करीबन 350 कैलोरीज के करीब देगी। और उस पर अगर आप 1 चम्मच तेल भी लगाते हैं तो 45 कैलोरीज आएगा। पराठे में करीबन 4-5 चम्मच लग जाता है, तो उसके हिसाब से आप 45 कैलोरीज के हिसाब से अगर करेंगे तो आपका, एंड जो कैलोरीज आपकी फैट से आएंगी, they are only going to figure this, they are not good calories in if you say that, but also ये भी बहुत जरूरी है कि हर एक कोई जो भी हमारा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है हमारी कंट्री में, देयर आर रिच, देयर आर पुअर, देयर आर बिकॉज हमारी एडवाइस शुड बी फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सो ये जरूर हम ये कहें कि जो भी लोगों के पास उपलब्ध हैं, वेरिएशन उसी के बीच में होना चाहिए, ना कि हम कहें कि रोज आप एवरी फ्रूट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव नाउ, राइट?
So we have to see that whatever variation can be made, that should be done within what they are taking, and we can do the modification within that only. That is important. संशिका जी, मैं कुछ सवाल क्विकली ले लेता हूँ, समय कम है। सुरेश गुप्ता जी कहते हैं कि मैं सेकंड वैक्सीनेशन के लिए 20 फरवरी को जा रहा हूँ। टू माय सन इन लॉ डॉक्टर आशीष गोयल, प्लीज टेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच मेडिसिन शुड आई टेक। सुरेश जी, अगर आपका सीआरपी ज्यादा है तभी हम आपको दवाइयाँ देंगे। अगर आपका सीआरपी नॉर्मल है, कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नहीं है, तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड प्रो थ्रोम्बोटिक फेज है, तब हमको आपको प्री मेडिकेट करेंगे। ट्राइग्लिसराइड के लिए इकोस्प्रिन 150 लंग फाइब्रोसिस की दवाइयाँ ले रहे हैं। जितने भी लोगों को लंग फाइब्रोसिस है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सीटी स्कैन, रिलाई ऑन फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी मीन्स 6 मिनट वॉक टेस्ट और इट मीन्स डिफ्यूजन लंग टेस्ट। मेरे को फैटी लिवर है, सीआरपी 12 है, कैन आई टेक एस्पिरिन एवरी डे? मेघा आनंद। सो व्हाट वी आर सेइंग, सुनीला जी, जितने भी लोगों को सीआरपी ज्यादा है उनको हम लोग एस्पिरिन, स्टैटिन एंड कॉल्चिसिन बोल रहे हैं कि इंजेक्शन से पहले लो। अब इनका सीआरपी 12 है, विच इज वेरी हाई। अगर इनको हमने वैक्सीन लगाया तो सीआरपी शूट अप करेगा। दीज आर द पीपल इफ दे हैव अंडरलाइंग सम डिसीज में गेट प्रेसिपिटेटेड। So less than 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होना चाहिए। तो मेघा जी, आप अभी कॉल्चिसिन चालू करिए, अभी एस्पिरिन नहीं, पहले कॉल्चिसिन चालू करिए और सीआरपी को कम करिए। ये देखिए, ये है सत्येंद्र पराशर जी, मेरा वजन 101 किलोग्राम है। आई वांट टू लूज वेट अराउंड 20 kg, प्लीज सजेस्ट। तो ये अंशिका जी, ये है सवाल जो आप पूछ रही थी। अब इन्होंने बोला है कि मेरा 20 किलो वजन कम करना है। तो 20 किलो वजन, ये तो है नहीं कि जाके कम कर लो। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि बड़ा क्यों, कब बढ़ा, क्यों बढ़ा, उसके हिसाब से पैटर्न होगा। और उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपने उसी दिन में आप सोचे कि मैं बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दूं, मैं आज के दिन ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, एंड मैं वजन एकदम से जो कम होता है बेसिकली, और फिर आप ढिलाई करते हो तो तुरंत बढ़ता भी है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि मुझे पहली बात तो जो मैं खा रहा हूँ उसको धीरे धीरे मैं कम करूं, और जो चीजों से मुझे ज्यादा फैट मिल रहा है उसको मैं कम करूं, एंड पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम चपाती खाते हैं, हम कहें 4 चपाती आप खा रहे हो, चुपड़ी हुई खा रहे हो, सबसे पहले तो आप तेल हटाइए, फिर उसके बाद में आप चपाती को आधी मात्रा में करिए। आपको भूखा नहीं रहना है। दैट इज वन थिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाइटिंग इज दैट कि यू डोंट हैव टू रिमेन हंग्री, यू ईट स्मॉल मील्स but you eat frequently. That is more important. But you eat a balanced diet. That is also important. ये नहीं कि मैंने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, शाम को मैं खीर खा लूं अच्छे से 2-3 कटोरी तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है करके। So his diet plan has to be made properly and he has to maintain to that. ये नहीं कि 6 महीने मैंने, अच्छा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ खाना बहुत समय तक नहीं खाया तो आपको लगता है विंजेंस के साथ, जैसे कहते हैं ना हम खाने पे टूट पड़ते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए करके। तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहना चाहिए, सो ताकि हमारा एक वो भी बना रहे, टेस्ट भी बना रहे, और हमको ये एकदम क्रेविंग भी ना हो। पर ये देखना है कि आपका प्लान, डाइट प्लान, आपका लाइफ में एक्सरसाइज का प्लान, और एक्सरसाइज इस मात्रा में होनी चाहिए कि जिस दिन आप एक्सरसाइज ना करें तो आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ अधूरा है। तो आप, सो दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू आल्सो कीप दैट इन माइंड। ठीक है। और ये नहीं कि नायक जी बोल रहे हैं रैश इज स्टिल गोइंग ऑन फॉर 5 months। सो नायक जी, आपका सीआरपी 3.7 है, ज्यादा है, डी डायमर 500 ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोसिस है, उसी कारण से स्किन का रैश हो रहा होगा। अपने डॉक्टर से बात करिए, हो सकता है आपको कॉल्चिसिन और साथ में ब्लड थिनर कुछ दिनों के लिए दे। I don't like CRP and D-dimer rising or remaining rising after 5 months। हमने हमेशा आपको बोला है कि जब भी आपका CRP ज्यादा हो तो आईज में देखो, स्किन में देखो, लिवर में देखो, ब्लड में देखो, हार्ट में देखो, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगा उसके साथ में। ये अतुल डैंग जी बोल रहे हैं मेरा LDL 130 है, बहुत ज्यादा है, HDL 43 है, कम है आपका, TG 189 है जो ज्यादा है उसके साथ में, लेकिन सीआरपी आपका लेस देन 0.5 है। तो आप अपना लाइफस्टाइल से, अब इनके केस के अंदर में जैसे अतुल डैंग जी हैं, इनको हम 6 किलो 6 महीने में वजन कम करने को कहेंगे।
इनका LDL 130 है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। Yes. लेकिन क्योंकि आपका CRP लेस देन 0.5 है तो दवाइयों की जरूरत हम आपको नहीं देते हैं इसके साथ में। एक दो सवाल और ले लेते हैं। अंशिका जी, कौन सा सवाल है आपका? Most of the myths were broken by you, ma'am, regarding if one should have warm water to reduce weight or if one should go non-carbohydrates diet. But the other question from our side is, while explaining the difference between dietary fat and body fat, could you please help us understand if fat can make one fat? See, when we talk fat- about, yes, बोलिए। नहीं, what did fat can make मैंने one? बोला है कि फैट खाने से आदमी फैट होगा क्या? Fat can make one increase weight. Definitely, if you are eating one thing continuously, it is your routine plan. It is not one day plan. So, what is your routine diet? ये आपको देखना पड़ेगा. ज़्यादातर उसमें, as I said, that apart from protein, fat, carbohydrate, which has got to be in a balanced quantity, that means 60-20 और हम लगभग 5% के करीब हम फैट की बात करें और बाकी हमारा जो है मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड ऑल दैट ये होना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं सभी कलर्स के हों, बट रिमेंबर डाइट इज द मेन थिंग और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी आपकी एक्सरसाइज, आपकी वॉक, आपका माइंड की ऑल्सो दैट मीन्स योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दैट विल मेक अ डिफरेंस, बट दैट हैज टू बी कंसिस्टेंट एंड दैट हैज गॉट टू बी रेगुलर। ये बहुत जरूरी है करके। सो ये आपको ध्यान रखना है करके। अल्टीमेटली ये नहीं कि हमने आज 2 दिन एक्सरसाइज करी तो तीसरे दिन ये, सो दैट इज वन थिंग। अब आपका एक लाइफस्टाइल जो है एक कंसिस्टेंट वे में चलना चाहिए करके। हम ये नहीं कहते कि 30 के 30 दिन एक ही जैसे होते हैं करके, एक आध दिन आपकी मीटिंग भी होती है तो आप डेविएट करते हैं करके, बट बाय एंड लार्ज इट शुड बी you should be able to have control of yourself and control on your own life. जो फैट होता है वो 9 कैलोरीज देता है पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन 4 कैलोरीज देता है। सो अगर आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो 5 ग्राम फैट के बराबर होगा। सो यू कांट रिप्लेस योर डाइट, क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्लेस विद फैट बिकॉज डबल द कैलोरीज होंगी, जितनी कैलोरीज होंगी उतना आपका वेट बढ़ेगा इसके साथ में। और एक चीज याद रखिए कि ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंसुलिन सेंसिटिवनेस। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो, मान लीजिए आपने 100 ग्राम खाना खाया दोपहर में 12 बजे और 4 बजे तक आपने उसको यूज कर लिया, तो वो फैट कन्वर्टिंग इनटू फैट नहीं होगा। लेकिन रात के 11 बजे आपने खाना खाया और 12 बजे सो गए तो वो आपने यूज ही नहीं किया तो वो जाके स्टोर हो जाएगा। सो वो खाना जो यूज नहीं होता फैट, वो फैट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने फैट दिन में खाया और उसके बाद एक्सरसाइज कर ली तो वो फैट नहीं बनाएगा। तो अनयूज फैट, अनयूज खाना, इसलिए कहते हैं रात का खाना 6 और 10 बजे के बीच में। जितने भी लोग इंडिया में थर्ड पेज के लोग हैं जो रात के 10 बजे के बाद खाना खाते हैं, उन सबकी देखोगे तोंद निकली हुई है, सबकी तोंद निकली हुई है। बिकॉज रात का जो खाना है वो कहाँ जाएगा? बर्न आउट तो करोगे नहीं आप क्या करते हो? आप शाम के 9 बजे 10 बजे पार्टी में गए, 12 बजे तक 1 बजे 2 बजे तक आप शराब पी रहे हो और स्नैक्स खा रहे हो, ठीक है? और उसके बाद में जब वो कहते हैं खाना लग गया, फिर आप 15 मिनट में खाना खा के भागने की जल्दी होती है। अब जल्दी खाना खाते हो और घर जाके सो जाते हो, तो वो खाने में जो एनर्जी पैदा हुई है वो कहाँ जाएगी? यूज तो होगी नहीं, क्योंकि सवेरे उठते ही आपने ब्रेकफास्ट करना है, तो वो रात भर में तो यूज होगी नहीं। दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, उससे मेरी सेल्स मोटी हो जाती है, और अगर मेरी सेल मोटी हो गई तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू एंड बाय सेइंग, सुनीला जी, मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। डॉक्टर अग्रवाल, आई से कि लोग अक्सर शाम को भी खा लेते हैं, फिर रात को भूख नहीं लगती तो 11-12 बजे खाना फिर तुरंत सो जाना, विच इज ऑल्सो वेरी यूजुअल दिस थिंग, पर्टिकुलरली पीपल हु आर ऑफिस गोअर्स एंड ऑल दैट। वो 5 बजे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वो दिन भर के भूखे हैं। सो दैट शुड नॉट बी। इफ यू आर ईटिंग 5 o'clock meal, I think that should be a complete meal by itself, and you don't need anything else in night except fruits and vegetables, which you can do with. क्योंकि normally फिर वो सोचते हैं हमारा डिनर तो हुआ नहीं, हम 11 बजे खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो where is the digestion part of it? So we have to eat, our dinner like a pauper, that is there, which is a famous saying कि breakfast आप king की तरह खाइए। So ये बहुत जरूरी है करके। So इस तरीके से we are getting lots of questions on obesity.
और अगर आप ओबेसिटी को मैनेज करना चाहते हो तो कम खाओ, डबल टाइम में खाओ, चबा के खाओ, रात को सोने से 3 घंटे पहले खाओ, और मेक श्योर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी नहीं है. So I'm going to end by giving one example to सुनीला जी कि अगर मैं खाना एक्स्ट्रा खाता हूँ तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा. फैटी एसिड मेरी सेल में जाएगा, मेरी सेल मोटी हो जाएगी, जिसे हम एडिपोस सेल बोलते हैं. खासकर विसरल एडिपोस सेल यानी कि पेट की सेल्स मेरी मोटी हो जाएंगी. जब मेरी पेट की सेल्स मोटी हो जाएंगी तो बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीजें डिस्ट्रेस में चले जाएंगे, बिकॉज उनको बैठने की जगह नहीं है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, उसके कारण से वो सेल या तो मर जाएगी या उसके अंदर में अटैक पड़ेगा और वो साइटोकाइन रिलीज करेगी. और अगर वो सेल मर जाएगी तो वहां पे M1 मैक्रोफेजेस आएंगे, विच आर इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेजेस. अगर M2 मैक्रोफेजेस होते तो वो सेल की कैप बना देते चारों तरफ, फाइब्रस कैप. लेकिन अगर M1 मैक्रोफेजेस बन गए तो मेरा जो प्लेक है वो पिंपल की तरह हो गया, वो कभी भी फट सकता है और हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है. सो जिन लोगों की सेंट्रल ओबेसिटी है और जिन लोगों का CRP ज्यादा है और सेंट्रल ओबेसिटी है, so we presume they may be having a pimple type of a plaque in their body, a vulnerable plaque which can rupture. Both corona and vaccine are producing M1 and macrophage reaction. So they are collecting M1 macrophages throughout the body. Therefore, in susceptible individuals, what happened to Dr. J.N. Pandey? Third day of corona or fourth day of corona, found dead in his room. So in susceptible individuals, because of a M1 response, either COVID and vaccine both can precipitate MI in such cases. Therefore, if you are a heart patient, if you are on statin, and if you have been told that you are a vulnerable plaque, all such cases should be aggressively treating themselves during vaccination period and COVID period so that they don't end up into an MI. Your comments and we finish. You very rightly said. I think I agree with this. And so thank you very much, Anshika ji, and thank you, Dr. Sunila ji. We will keep calling people in 2 PM show also. हमारा शाम के शो में तो सुनीला जी 2 बार आई हैं, but now we are the 2 PM show also. We will interact with lots of people. That's all for today. We will be back tomorrow 2 PM. yeah, Dr. Agarwal, she is Dr. Chetna Deshmukh, and she is from KM Mumbai, and she is working, as a postdoctoral fellow with me and a public health person. So originally from Nagpur, so I said I'll introduce you. Maybe she can facilitate with Anshika and all. These youngsters are the ones who have to Sir, I'm MD community medicine, sir. MD community medicine है वो. कल इसको भेज दो इस शो पे. She writes lot of papers. I'll ask her to do that also. Maybe she can. कल वाले शो में इसको बुला लेता हूँ. इसको भी एक्सपोजर दें. अपने नागपुर चीफ क्या कहते हैं, मुलगी आए. हो सर, नक्की. हाँ, so she was my boss in my college in Sevagram. Thank you. Such a hard worker. I am also from Sevagram. Yeah. Okay, so yeah, sir, I know my husband is a big fan of yours, sir. He is anesthetist now. चलो, thank you. तो मुझे इनका नंबर SMS कर दीजिएगा. We'll try to bring her tomorrow. जी. Yeah. So, thank you. Thank you. Thank you, Dr. Agarwal. Thank you so much. We'll be back tomorrow at 2 PM. Namaskar. Sure.